मॉर्निंग चैंपियन, आप सभी का स्वागत है आपकी मॉर्निंग वाली 100% सिलेक्शन क्लास में। और आज से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी आज इसका पहला दिन होने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो धीरे धीरे इसमें चीजें ऐड होती रहेंगी। तो सबसे पहले हम डेली टारगेट के बारे में बात करेंगे कि कोई एक टारगेट आपको दिया जाएगा जो आपको कंप्लीट करना होगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि टारगेट ऐसा देंगे जिसको आप अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे और वो आपके काम आएगा। ठीक है, जो आपका पेपर पास करने में जो चीजें होती है ना, जो आपका सिलेबस हो गया, उसको हेल्प करेगा वो। ठीक है, तो वो डेली टारगेट आपको दिया जाएगा। हम इंग्लिश की वोकैब आपको पढ़ाएंगे, साथ में जीके, करंट अफेयर, ये सारी चीजें होने वाली है, क्योंकि मॉर्निंग की क्लास है और मॉर्निंग की क्लास में करंट अफेयर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो और मैंने पहले बता दिया है कि मॉर्निंग में करंट अफेयर के जो 10 क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस, अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो आपको एक एक दो घंटे की क्लास पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है डेली। ठीक है, और ऐसा नहीं कि मैं करवा रहा हूं तभी बोल रहा हूं, आप किसी से भी पूछ लेना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। ठीक है, और उसी के साथ साथ जैसे कि आप सभी को पता है क्या, कि पुष्पा झुकेगा नहीं और ये क्लास रुकेगा नहीं। उसी तरीके से आपको भी कंटिन्यू आना है इस क्लास में, डेली आपको इस क्लास में आना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की पहले दिन से ही। तो मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होती। तो हम कोशिश करते हैं नई तरीके की, नई टाइप की क्लास शुरुआत करने की। YouTube पर बहुत कम टीचर्स ऐसा करवा रहे हैं, तो उनमें से हम भी हैं, और आपके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप पेपर दे रहे होगे। ठीक है, और जैसे जैसे सिलेबस में आप आगे बढ़ रहे होगे, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि ये सुबह वाली क्लास है वो आप सभी के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर से। तो सबसे पहले करंट अफेयर के 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, करंट अफेयर क्वेश्चन पहला क्या है, इस बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू की है। यानी कि कौन सा ऐसा बैंक है, ये आपको बताना है जिसने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा की शुरुआत की है, ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, आप सभी को पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वित्त सेवा का मतलब होता है पैसों का लेन देन वाला जो सिस्टम होता है ना, उसकी बात। और वैसे भी आपको पता है कि बैंक का संबंध किससे है, बैंक का संबंध भी किससे है, पैसों के लेन देन से है, तो वही हो जाएगा। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नाम आया है तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे जो आपके जीके में पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में भी हम साथ पढ़ते हुए चलेंगे, तो रिलेट करके याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो पाएगा। तो जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1909 में। ठीक है, 1909 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और इसके फाउंडर कौन थे, क्योंकि पूछा जाता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन थे। फाउंडर का मतलब होता है संस्थापक। क्या होता है फाउंडर का मतलब, संस्थापक। यानी इसकी संस्था, जो इसकी स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, तो हो जाएगा सेठ सीताराम पोद्दार जी के द्वारा है वो इसकी स्थापना की गई थी, सेठ सीताराम जी। उसके बारे में बात की जाती है तो पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, यानी कि इसका मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा महाराष्ट्र में। देखिए, मेनली जो हमारे बैंक है उनका महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, यहीं पे मुख्यालय है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो इसलिए याद होना चाहिए कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहां पर है, महाराष्ट्र में हो जाएगा। और महाराष्ट्र के कहां पर, मुंबई में। राज्य पूछेगा महाराष्ट्र और स्थान पूछेगा तो आपका हो जाएगा मुंबई। ठीक है, और वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ कौन है, तो हो जाएगा राजकिरण राय। तो ये हो गया। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस बनते थे आपके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। तो कौन सा ऐसा बैंक है जिसने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा की शुरुआत की है, तो वो हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1909 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इस तरीके से रिलेट करके याद करेंगे तो इसी क्लास में याद हो जाएंगे। बाकी आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना इनको रटने की आवश्यकता पड़ेगी, दिमाग में डायरेक्ट सेट कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है कि चारा उत्पादकों के लिए
चारा बिजाई योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो आप सभी जानते हो कि करंट अफेयर में योजनाओं का टॉपिक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का क्वेश्चन है वो है चारा बिजाई योजना कौन से राज्य सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? तो ये की गई है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, हमारे जो राज्य है हरियाणा से ही मैं बिलोंग करता हूं, अगर जिसको नहीं पता तो बता देता हूं। तो उन्हीं के द्वारा क्या किया गया है? चारा बिजाई योजना। देखिए ये हरियाणा में पशुओं से संबंधित और खिलाड़ियों से संबंधित बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा चीजें होती है ना वो हरियाणा में ही होती है, ये बात नोट कर लेना। तो चारा बिजाई योजना की शुरुआत कहां पे की गई है? हरियाणा से। और इस योजना में क्या होगा? इस योजना के तहत कोई भी किसान 10 एकड़ जमीन पर चारा उगाकर उसे आपसी सहमति से गौशाला को दान देता है तो हरियाणा सरकार किसान को 10,000 प्रति एकड़ की दर से उसे वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। नहीं समझ में आया तो सिंपली भाषा में आपको बता देता हूं कि अगर कोई किसान 10 एकड़ की जमीन में, ठीक है, चारा उगाता है और वो गौशाला को दान कर देता है, ठीक है, हर जगह गौशाला होती है उसमें दान कर देता है, तो सरकार उसको प्रति एकड़ के हिसाब से 10,000 रुपए देगी। ठीक है, तो ये है, और ये हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई है योजना। और योजनाओं के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे अपनी इसी मॉर्निंग वाली क्लास में, तो वो भी हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे गूगल के नए सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आप सभी जानते हो अभी हाल ही में गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, मेटावर्स हो गया, ये काफी चर्चा में रहे हैं। तो इन सभी के बारे में नॉलेज होना हमें बहुत जरूरी है क्योंकि यही आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो यहां पर गूगल के नए सार्वजनिक नीति प्रमुख के बारे में पूछा गया है। तो जो गूगल के नए सार्वजनिक नीति प्रमुख हो जाएंगे उनका नाम है अर्चना गुलाटी। ठीक है, अर्चना गुलाटी। याद नहीं हो तो कर लेना, क्योंकि गूगल पे हम क्या सर्च करते रहते हैं, हंसी मजाक सर्च करते रहते हैं ना। तो कपिल शर्मा शो में अर्चना है और गुलाटी जी तो आपके जानते हो डॉक्टर साहब, तो वही है। ठीक है, तो वैसे हो जाएगा नाम याद, क्या हो जाएगा? अर्चना गुलाटी है, वो बने हैं गूगल के नए सार्वजनिक नीति प्रमुख। अब इसके बारे में गूगल की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं कि गूगल की स्थापना कब की गई थी? 1998 में है वो इसमें गूगल की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां है? यूएसए में। ठीक है, यूएसए के कैलिफोर्निया में है वो इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? सुंदर पिच्चई। और ये सुंदर पिच्चई कहां से हैं? हमारे इंडिया से ही है। और देखिए मोस्टली जो आपके हो गए ना, ट्विटर हो गया, आपका गूगल हो गया, इन सभी के जो सीईओ है ना वो कहां से हैं? भारतीय हैं। ठीक है, सारे के सारे क्या हैं? भारतीय हैं, मतलब भारतीय नाम काफी रोशन कर रहे हैं। तो याद कर लेना, गूगल की स्थापना पूछी जाती है और इसका मुख्यालय पूछा जाता है। स्थान में 1998 और कैलिफोर्निया। बाकी सुंदर पिच्चई तो सभी को याद है, इतने ज्यादा प्रसिद्ध है कि ये तो सभी को याद है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और जो यूट्यूब है ना जिसपे आप वीडियो देख रहे हो ये भी गूगल का ही है। ठीक है, तो ये भी है। आगे देखिए क्या है कि विमानन कंपनी एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो जो एयर इंडिया है आप सभी को पता है, इसके नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कौन हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा कैंपबेल विल्सन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एयर इंडिया की बात आई है तो जान लेते हैं कि एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो 15 अक्टूबर 1932 को। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है ताकि हो सकता है पेपर में आए तो आप कर दो, क्योंकि इतना ज्यादा डीप नहीं पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन होता है कि कभी कभी पूछ लिया भी जाता है, तो इसलिए बता देते हैं। क्योंकि अभी जो एग्जाम चल रहे हैं ना उसमें बहुत डीप जीके पूछी गई है। जैसे रेलवे का CBD 2 चल रहा है तो उसमें खतरनाक जीके पूछी जा रही है, तो वही है। करंट अफेयर की बात करें तो वो भी। तो हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? इसका नई दिल्ली में हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन क्या हो जाएंगे? इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए भारत में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहां स्थापित किया गया है? तो आपको बताना कि देखिए रोजगार है, और रोजगार कब मिलता है? अगर आपके अंदर स्किल होगी किसी भी चीज को लेकर, जैसे कि मैथ की स्किल है, रीजनिंग की है, जीके की है, और आपकी करंट अफेयर सभी की होगी, तो आप क्या ले लोगे? गवर्नमेंट जॉब ले लोगे। तो आपके अंदर स्किल है ना, तो उसी से तो रोजगार मिला। तो वो ये है कि रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, उस अवसर को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है? भारत में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की शुरुआत की गई है।
या स्थापना किया गया है, किया जाएगा, ठीक है, किया जाएगा या हो जाएगा। ओके, कहां पर हो रहा है? ये वाराणसी में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में। कहां पे हो रहा है? वाराणसी के उत्तर प्रदेश में। और वाराणसी के उत्तर, जो आपका उत्तर प्रदेश है, वहां पर एक चीज और आ रही है, जो सबसे बड़ी रोजगार उपलब्ध करवाने वाली चीज होने वाली है, वो होगी वहां पर फिल्म सिटी जो बन रही है, ठीक है। जब वो तैयार हो जाएगी तो वहां पर बहुत सारी मूवीज बनेंगी, जिसमें यूपी के बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा, बाहर के लोगों को भी मिलेगा, लेकिन जहां के लोग हैं वहां पर तो रोजगार के अवसर बढ़ते ही है, तो वो भी चीज है। तो उत्तर प्रदेश के लिए वो भी है, एक रोजगार का बहुत बड़ा अवसर आने वाला है, ठीक है। और यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आने वाली है, तो तैयारी शुरू कर देना। आगे देखो, यूपी की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? लखनऊ। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? लखनऊ हो जाएगी। इसके सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। इनको कौन नहीं जानता, ठीक है। अगर मोदी जी के बाद कोई ज्यादा चर्चा में रहता है तो वो यही रहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी। उसके बाद बात करें, इनके गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हो जाएगा। और राज्यसभा में इसकी 31 सीटें हैं, लोकसभा में इसकी 80 सीटें हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि पूरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो ये आपको बताना है। तो देखिए, वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी? जो बाइडेन के द्वारा की गई थी। ये आप सभी को पता है, काफी चर्चा में रहा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा जो बाइडेन के द्वारा। आयोजक स्थल कहां पर इसका आयोजन किया गया? तो अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। आयोजन कहां पे किया गया था? अमेरिका में। और जो बाइडेन कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो कोरोना से वैश्विक स्तर पर पैदा हुई चुनौतियों से लड़ना और उनका समाधान करने के लिए नए रास्तों पर विचार करना। क्योंकि आपको पता है कि जो कोरोना वायरस आया है तो उससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं, तो उस पर विचार किया गया है कि कैसे इसको सुधार कर सकते हैं, कैसे इसको और बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है, कैसे चीजों को सुधारा जा सकता है, उस पर विचार किया गया था। तो मेनली इंपॉर्टेंट यही होगा जो पेपर में आएगा कि कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन, दूसरे सेकंड की बात हो रही है कि दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जो बाइडेन के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। अब नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? और आप सभी को पता है नाटो काफी चर्चा में रहा था, ठीक है। अभी जो युद्ध चल रहा था उसमें नाटो है वो काफी चर्चा में रहा था। तो अब पूछा जाएगा, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा कि साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो जो एशिया का पहला देश बना है वो कौन सा हो जाएगा? इसमें दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया हो जाएगा। और नाटो की अगर फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, एक आधी बार पेपर में पूछी भी गई है, तो देख लेते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और हिंदी में याद करना चाहो तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, टेरिटरी का मतलब होता है संधि, ठीक है। उसके बाद इसकी स्थापना कब की गई थी? ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि नाटो की स्थापना कब की गई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? ब्रेसल्स में इसका क्या हो जाएगा? हेडक्वार्टर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना, जिसका नाम है पीएम वाणी, को किस सार्वजनिक क्षेत्र की मिनी रतन कंपनी ने शुरू किया है? तो आपको बताना है, सिंपली पूछा जाए तो ऐसे आएगा कि जो पीएम वाणी है वो उसकी शुरुआत किस कंपनी के द्वारा की गई है? तो ये हो जाएगा रेलटेल के द्वारा, ठीक है। और इसमें पीएम वाणी दूरसंचार का एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य जनता के बीच ब्रॉडबैंड के उपयोग को आसान बनाना है। नहीं समझे कि जो आपका ब्रॉडबैंड होता है ना, जिससे हम इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं, तो उसको आसान बनाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक अभी भी इंटरनेट नहीं पहुंचा है, तो वो भी चीजों को सोल्व किया जाएगा, उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। स्थापना कब की गई थी? सितंबर 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। और गुरुग्राम हरियाणा में। कहां पर? गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। अपने दिल्ली के पास ही है गुरुग्राम, हरियाणा की आन बान शान है, ठीक है। अब देखो आगे क्या है कि 5वां आदि महोत्सव 2022 कहां शुरू हुआ? तो ये मंडला, ठीक है, मंडला
कहां है? मंडला में। और पूछे कि कौन से राज्य में है तो मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा। याद कर लो कहां पर है? मंडला में। 5वां आदि महोत्सव, तो यह पूछ लिया जाएगा कि आदि महोत्सव 2022 है, उसकी शुरुआत कहां पे की गई? तो वो हो जाएगा मंडला, मध्य प्रदेश। ये आपसे पूछा जाएगा कि जो आदि महोत्सव 2022 हुआ है वो कौन सा संस्करण है? तो वो हो जाएगा 5वां संस्करण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 5वां संस्करण हो जाएगा। इस तरीके से भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं डायरेक्ट हमने लिख दिया वैसे ही क्वेश्चन आ जाएगा, थोड़ा घुमा के पूछा जाए तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और ये क्या है? एक राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव है, बस इतना याद कर लो कि जो आदि महोत्सव है वो क्या है कि एक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव है, बाकी छोड़ो, ठीक है। अब चलते हैं आज की करंट अफेयर के लास्ट क्वेश्चन पे कि किस बैंक ने एक्सप्रेस कार लोन पहले लॉन्च किया। देखिए बैंक से संबंधित पहले भी मैंने क्वेश्चंस करवाया था और अब भी करवा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि बैंक काफी चर्चा में है, बहुत सारी चीजें बैंकों द्वारा की जा रही है, तो यहां से क्वेश्चंस आपके लिए बन सकता है। तो एक्सप्रेस कार लोन पहल लॉन्च किसके द्वारा की गई है? HDFC बैंक के द्वारा। कौन से बैंक के द्वारा की गई है? HDFC बैंक, जिसको सिंपली भाषा में हम अमीरों का बैंक बोलते हैं, तो उसके द्वारा बोला गया HDFC बैंक के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, पहल को लॉन्च किया गया है। क्या नाम है? एक्सप्रेस कार लोन, ठीक है। HDFC बैंक का नाम आया तो इसकी स्थापना जान लेते हैं कि 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। और इसके सीईओ हैं शशिधर जगदीशन, ये इसके सीईओ हो जाएंगे, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हमारी इंग्लिश की वोकैब पर, क्योंकि देखिए क्या है कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सिलेबस में करंट अफेयर भी है और इंग्लिश भी है, ठीक है। जीके है वो 25 नंबर की आएगी, आप सभी जानते हो, और आपका इंग्लिश है 25 नंबर की आएगी। अब 25 में से 10 से 12 ऐसे होंगे क्वेश्चंस इंग्लिश की, अगर हम बात करें तो जो आपके वोकैब से रिलेटेड होंगे, ठीक है, जो आपके इससे रिलेटेड होंगे, आपको याद करना ही पड़ेगा। एक दिन में इसको याद नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे इसको याद करना पड़ेगा। डेली 10 से 20, 20 से 30 अगर आप करते जाओगे तो ये आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। और आगे अभी आपको जैसे अभी तो इसको पढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको याद करना है। और आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट अभी बात बता देता हूं कि जो पीडीएफ है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पीडीएफ, सिर्फ जो यहां पर पढ़ाने वाला उसकी बात नहीं कर रहा, मैंने 200 इंपॉर्टेंट आपके लिए बनवा दिए हैं। 200 इंपॉर्टेंट वन वर्ड आपके लिए मैंने तैयार करवा दिए हैं। उनकी पीडीएफ है वो आपको ऐप पे भी मिल जाएगी और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, और दोनों का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐप पे जाके देखना चाहते हो तो ऐप पे देख लेना, टेलीग्राम पे जाके देखना चाहते हो तो टेलीग्राम पे देख लेना, लेकिन इसको डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना, याद कर लेना। यहां पर मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि किस तरीके से हमें इसको याद करना है, ठीक है, ताकि हमें याद हो जाए। पहले बता रहा हूं एक दिन में नहीं होगा, डेली 20, 30, 50 याद करोगे तब होगा, 20, 30, 50 याद करोगे तभी होगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि पहला क्या है। पहले एक वर्ड दिया जाता है, ठीक है, वर्ड, लेकिन आपके पेपर में सबसे पहले क्या आएगा? आपको ये दिया जाएगा, ये पूरी लैंग्वेज लिखी हुई मिलेगी और आपको ये छोटे वाला बताना होगा कि इसका लिखा हुआ है, ये आपको बताना है। या सिंपली भाषा में अगर नहीं समझ में आया जिसको, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है ना, वो है अनेक शब्द आपको दिए जाएंगे और उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा वो आपको बताना होगा, ठीक है। तो पहले इसको पढ़ते हैं फिर इसको देखते हैं कि प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, यानी कि एक प्लेस यानी एक ऐसा स्थान जहां पर एनिमल्स मतलब पशुओं को काटा जाता है, किसके लिए? फूड के लिए। फूड मतलब खाने के लिए, तो उसको क्या बोला जाएगा? जहां पर पशुओं को काटा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? खाने के लिए जहां पर पशुओं को काटा जाता है, कसाई खाना, आपने बहुत बार सुना होगा। क्या बोला जाता है उसको? कसाई खाना बोला जाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? एबेट्योर। तो इसको याद कर लेना है, स्पेलिंग आपको याद रखनी है, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना। स्पेलिंग मिस्टेक भी आपके लिए आ सकती है, ABATTOIR, ठीक है। मैं आप सभी के लिए तैयार कर रहा हूं, बहुत पहले छोड़ दी थी इंग्लिश, लेकिन मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपकी कोई भी कमी ना रहे, ठीक है। धीरे धीरे हम भी इसमें इंप्रूव करेंगे, क्योंकि कुछ समय हो गया है ना, तो थोड़ा ये चीजें पीछे छूट चुकी हैं, ठीक है।
तो अभी जज मत करना इंग्लिश के लिए, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूं, मैं टीचर नहीं हूं इंग्लिश का, पहले ही बता देता हूं, लेकिन मैं आपकी हेल्प करने के लिए इस चीज की शुरुआत कर रहा हूं ताकि आपको फायदा पहुंचे। हर एक छोटी चीज समझाऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा, जो भी बताऊंगा, हर छोटी चीज को समझाऊंगा, वरना पढ़ाऊंगा नहीं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया कि ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, मतलब जहां पर पशुओं को काटा जाता है भोजन के लिए, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको हम कसाई खाना बोलते हैं, यानी एबेट्योर जिसको बोला जाता है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, पेपर में करना है। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसको छोड़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या है कि एडवर्टाइजमेंट, ये क्या है? एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? विज्ञापन होता है ना। ठीक है, पहले मैंने उससे इसको याद करवाना सिखाया, अब आपको बताता हूं कैसे इसका निकालना है कि एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन। जो हम टीवी देख रहे होते हैं या भी आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो बीच में जो एड आ जाता है उसको बोला जाता है विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट, सिंपली भाषा में जिसको हम एड बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो वो ही है। तो क्या है कि पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स सर्विसेज एटसेट्रा, यानी कि जो नोटिस दिखाया जाता है जो आपसे किसी वस्तु की, क्योंकि जो भी ऐड देख रहे हो या तो किसी वस्तु से संबंधित होगा या कोई सर्विसेज, क्योंकि क्या होता है जैसे जोमेटो का ऐड हो गया, स्विगी का ऐड हो गया, वो क्या है? सर्विसेज है। ठीक है, गुड्स मतलब कोई चीज बेच रहा होगा उसका ऐड है, तो क्या हो जाएगा? वो गुड्स का हो जाएगा, तो वही है। तो क्या बोला जाएगा? उसको एडवर्टाइजमेंट बोला जाता है, यानी उसको विज्ञापन बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम इधर से याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि पहले पता होना चाहिए ना कि किसका मतलब क्या निकालना है। तो अब देखिए, और याद करना है someone who attacks first, someone who attacks first मतलब ऐसा व्यक्ति जो पहले आक्रमण करता है। अटैक्स का मतलब क्या है कि पहले आक्रमण करता है। कुछ लोग होते हैं ना जो तैयार रहते हैं आक्रमण करने के लिए, या जिसको बोला जाए सिंपली भाषा में जो लड़ाई करने के लिए तैयार रहते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है आक्रमणकर्ता। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? अग्रेसर। ठीक है, अग्रेसर मतलब वो तैयार रहते हैं, बस उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ होता है, वो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो उनको बोला जाएगा अग्रेसर, जिसको बोला जाता है। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री रेस ऑफ ग्रुप, कहने का मतलब है वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति या कोई भी जो हमारी एक कंट्री से अलग से बिलोंग करता हो, डिफरेंट मतलब अलग, अलग कंट्री से बिलोंग करता हो, या रेस ऑफ ग्रुप। रेस का मतलब होता है कि एक जो जाति होती है, जैसे हमारी मानव जाति है, तो मानव जाति से अलग से है कि जो मानव जाति का ग्रुप है उससे बाहर का हो, उसको क्या बोलते हैं? तो हमने वो मूवी देखी है ना कोई मिल गया, उसमें क्या बोला जाता है? जो हमारा जादू होता है उसको क्या बोलते हैं? एलियन। तो क्या हो जाएगा? एलियन। हिंदी में जिसको गैर नागरिक बोला जाता है, क्योंकि उनको नागरिकता होती नहीं है। क्या जादू को नागरिकता थी? नहीं है ना, तो वो ये क्या बोला जाएगा? गैर नागरिक हिंदी में, लेकिन हिंदी से हमें कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश में जिसको क्या बोलते हैं? हम एलियन बोलते हैं कि भाई एलियन आ रहे हैं। ठीक है, उसमें भी आया था ना एलियन, वही है। बस आगे देखो क्या है कि अलाउंस फिक्स्ड ऑफ द डाइवोर्स टू ए वाइफ। ठीक है, जो अलाउंस दिया जाता है, ठीक है, जो कब दिया जाता है? जब डिवोर्स, एक वाइफ से जब डिवोर्स ले लेते हैं तो जो दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? अलाउंस का मतलब जो पैसे दिए जाते हैं। क्योंकि आजकल आपको पता है कि पश्चिमी सभ्यता का भारत पे भी हो रहा है, तो बहुत ज्यादा तलाक होते हैं। डाइवोर्स का मतलब क्या होगा? तलाक। बहुत ज्यादा तलाक होते हैं, तो तलाक के लिए जो रुपए दिए जाते हैं, आपने सुना होगा ना कि आमिर खान ने तलाक दिया तो उसने इतने रुपए दिए, ऋतिक रोशन ने तलाक दिया तो उसने इतने रुपए दिए, तो वही चीज है। तो उसको क्या बोला जाता है? तलाक के पश्चात की जीवनवर्ती, उसको बोला जाएगा आपको एलिमोनी बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है? एलिमोनी। ठीक है, यानी तलाक के बाद दी जाने वाली राशि जिससे वो अपना खर्चा चलाएगी, सिंपली भाषा में बोला जाए तो उसको बोला जाता है एलिमोनी। ठीक है, याद कर लेना। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, जितने की जितने मैं यहां पर करवाने वाला हूं वो सारे मैंने अपने एक्सपीरियंस से तैयार किए हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए यहां पर लेके आया हूं। और जो मैंने तैयार करवाए हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपके लिए 200 मैंने टाइप करवा दिया, उनकी पीडीएफ आपको मिलेगी। वो सारे के सारे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, सारे के सारे अच्छे हैं। अब देखिए क्या है कि वन हु लिव्स एंड
वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी कि वन हु लिव्स एंड वर्क, यानी कोई एक ऐसा व्यक्ति जो जीता है और काम करता है किसके लिए, वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी दूसरों के अच्छाई के लिए, या दूसरों की वेलफेयर का मतलब होता है भलाई, वेलफेयर का मतलब क्या होता है, भलाई, ठीक है, क्योंकि एंटोसिनो तो आपको याद करने हैं, तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, और धीरे धीरे क्लासेज में हम एंटोसिनो भी यूज करने लगेंगे, वो भी आपको याद करवाएंगे। तो वेलफेयर ऑफ अदर्स मतलब दूसरों की भलाई के लिए जो जीता है और उसके लिए काम करता है उसको क्या बोला जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम, परोपकारी, यानी जो सभी के ऊपर परोपकार करता है उसको हम परोपकारी बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोला जाएगा उसको, ऑल ट्रस्ट, ठीक है, ऑल ट्रस्ट। इसका मतलब है, देखिए सिंपली भाषा में इसको तोड़ के बताना है, तोड़ के याद करवाता हूं आपको, क्योंकि जब भी दिखेगा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। क्या है, ऑल ट्रस्ट, थोड़ा सा दिख रहा है ना, बिल्कुल ट्रस्ट तो नहीं है लेकिन ट्रस्ट जैसा दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑल मतलब सभी, ट्रस्ट मतलब विश्वास, जिस पर सभी विश्वास करते हैं, सभी किस पर विश्वास कर सकते हैं, जो सभी लोगों की भलाई करेगा, जो सभी लोगों के बारे में अच्छा सोचेगा, उसी के ऊपर तो हर कोई विश्वास कर सकता है, तो उसी को वन हु लिव्स एंड वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स, तो उसको क्या बोला जाएगा, ऑल ट्रस्ट, ठीक है, यानी परोपकारी। आगे देखिए क्या है कि लैकिंग, लैकिंग का मतलब होता है कमी, ठीक है, प्रोडेंशियल स्किल्स और एक्सपर्टीज, आपने ये तो अभी बहुत बार सुना होगा ना, एक्सपर्टीज, क्यों, क्योंकि जो शार्क टैंक है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है और उसमें बोला जाता है इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मतलब कि इसमें निपुण नहीं हूं मैं, मतलब इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है अच्छे से, तो उसको बोला जाता है एक्सपर्टीज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लैकिंग, लैकिंग का मतलब होता है कमी, स्किल का मतलब होता है कि कोई भी काम, तो जिस व्यक्ति को जो आपका प्रोडेंशियल स्किल है या एक्सपर्टीज नहीं है, उनकी कमी है, तो उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको बोला जाएगा गैर पेशेवर। पेशेवर का मतलब होता है जो काम करता है, प्रोफेशनल जिसको हम बोल देते हैं, और जिसमें स्किल की कमी होगी, एक्सपर्टीज की कमी होगी, उसको क्या बोलेंगे, गैर पेशेवर, यानी अनप्रोफेशनल जिसको बोला जाएगा, तो क्या बोलते हैं उसको, एमेच्योर, यानी कि कहने का मतलब है, एमेच्योर का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं, जिसको कोई एक्सपर्टीज नहीं है, वो भी नहीं है, जो सिर्फ शौकिया तौर पर काम करते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोला जाएगा, शौकिया, एमेच्योर का मतलब होता है शौकिया, तो जो शौकिया, जिसको शौक होता है सिर्फ करने का, ना उसको एक्सपर्टीज होती है, ना उसको काम करने की नॉलेज होती है, फिर भी वो कर रहा होता है, तो उसको बोला जाता है एमेच्योर, यानी शौकिया तौर पर काम करना। आगे देखिए क्या है कि ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, यानी ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, तो आपने सुना होगा ना, जैसे कि अभी की जब युद्ध चल रहा था, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो उसमें क्या था कि भारत के एम्बेसडर ने वो किया, भारत के राजदूत ने वो किया, तो वो चीज है, उसको बोला जाता है एम्बेसडर, यानी राजदूत, क्या हो जाएगा, एम्बेसडर इसको बोला जाता है। कि जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है जो वहां पर आपके बारे में बताता है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमारे देश को जो रिप्रेजेंट करता है, तो वो क्या हो जाएगा, देश का ब्रांड एम्बेसडर हो जाएगा, ठीक है, और अलग अलग देशों में अलग अलग होते हैं, तो वो ही है, बात समझ में आ गया, ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं, इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड, इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से बराबर स्किलफुल है, ईच हैंड मतलब दोनों हाथों से बराबर लिखता है। नहीं समझ में आया, 3 इडियट्स मूवी देखी है ना, उसमें जो प्रोफेसर का काम कर रहे हैं बोमन ईरानी जी, तो वो क्या करते हैं, दोनों हाथों से लिखते हैं, तो उसी को बोला जाता है कि इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड, यानी जो दोनों हाथों से लिखता है। अब क्या हो जाएगा, दोनों हाथों से निपुण, ठीक है, क्या हो जाएगा, दोनों हाथों से निपुण, उसको क्या बोला जाएगा, एम्बीडेक्स्टोरियस, क्या बोला जाता है, एम्बीडेक्स्टोरियस, ठीक है, क्या हो जाए, एम्बीडेक्स्टोरियस। अब देखिए एमबी का मतलब जैसे ही आ जाए समझ जाना, दो चीज से रिलेटेड है, याद कर लो, अभी समझ में आएगा, धीरे धीरे चीजें सीखेंगे, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं ना, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, अगर आपको याद भी नहीं होगा ना, तब भी आप उसको निकाल लोगे,
स्टार्टिंग में सिर्फ इसकी हिंदी बनानी है थोड़ी सी कि ये क्या होता है, फिर उसके बाद यहां से अपने आप बन जाएगा। एमबी का मतलब होता है दो से संबंधित हो। आगे देखते हैं, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। क्या है? हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, यानी एक ऐसी चीज जिसमें एक से अधिक उसके मीनिंग हो सकते हैं, यानी एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। तो एक से अधिक कितना? दो। तो स्पष्ट हो गया या दो अर्थों वाला हो गया। ठीक है, तो सिंपली इसको हम यूज नहीं करते, इसको यूज करते हैं दो अर्थों वाला। दो अर्थों वालों के लिए क्या बताया था? दो के लिए एमबी, तो यहां पर हो जाएगा एमबी और यह आ जाएगा GUOUS, एम्बिगुअस। तो यही हो जाएगा बस। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? अर्थों वाला। आगे देखिए क्या है कि पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। पार्शियल ऑफ और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, इसका मतलब होता है कि जिसकी मेमोरी समाप्त हो चुकी है। आपने मूवीज में सुना होगा ना, उसकी याददाश्त चली गई, उसी को बोला जाता है कि पार्शियल ऑफ और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी विस्मरण। जिसको याद नहीं है, भूल चुका है, जिसकी याददाश्त चली गई है, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाता है एमनेशिया, यानी उस बीमारी की बात हो रही है तो उसको क्या बोला जाएगा? एमनेशिया। किसी व्यक्ति को ये रोग होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये रोग हो जाता है, तो क्या बोला जाता है? एमनेशिया, यानी विस्मरण, यानी भूल गया वो, उसको पहले का कुछ भी याद नहीं है, तो वो बोला जाता है। आगे चलते देखिए, 20 करवाने वाला हूं, 20 करवाने वाला हूं और आपको यहीं पे एक चीज बताता हूं। इंग्लिश के लिए अभी आपका टारगेट सेट कर देते हैं। इंग्लिश के लिए आज का आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि 20 तो मैंने करवा दिए हैं, इनको आपको फिर से रिपीट करना है। ठीक है, और दूसरा मैंने अभी आपको बताया ना कि 200 की आपको पीडीएफ मिलेगी, उसमें से डेली सुबह सुबह आपको 20 याद करने हैं। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको इडियम फ्रेजेस की भी पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, और इसमें भी हम करवाएंगे कि कैसे आपको याद करने हैं। सॉरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ये तो करवा ही रहे हैं। एंटोसिनो आपके लिए आ जाएगा, आपके लिए फ्रेजल वर्ब आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हम इस क्लास में करेंगे, अभी तो शुरुआत है, अभी तो चलने का शुरुआत की है साथी, अभी तो सफर बहुत लंबा है। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। अब देखो क्या है कि एनिमल्स व्हिच लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, यानी कि ऐसे पशु पक्षी बोल सकते हो, वैसे तो एनिमल समझ गए ना। एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, यानी कि ऐसे पशु पक्षी जो लैंड पर भी रहते हैं, यानी भूमि पर भी रहते हैं, और वाटर मतलब पानी के अंदर भी रहते हैं। देखा होगा, अगर नहीं पता तो अपना कछुआ जी ले लो। ठीक है, कछुए भाई साहब, मेंढक भाई साहब, तो ये हो गए ना, पानी में भी रहते हैं और धरती पे भी रहते हैं, तो वो ये उनको क्या बोला जाता है? तो उनको हिंदी में बोलते हैं उभयचर, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश से मतलब है, तो उसको क्या बोला जाता है? एम्फीबियन। ठीक है, एम्फीबियन। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? एम्फीबियन। बात समझ में आ गया? और इसकी स्पेलिंग देख लेना, AMPHILBIN, क्योंकि ये पूछी जाती है स्पेलिंग में। आगे देखो क्या है, ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, यानी कि जो हर साल आता है, जो एक ऐसा इवेंट है जो ईयरली आता है, हर साल वापस आता है। जैसे हमारे त्योहार हो गए, दिवाली हो गया, होली हो गया, या आपका जन्मदिन हो गया, किसी की सालगिरह होगी, तो वो यानी ठीक है, सालगिरह तो हो गया, इसका मतलब क्या होता है? सालगिरह, यानी जो एक साल में आता है। मैरिज एनिवर्सरी जिसको बोल देते हो, तो यहां से निकल गया ना क्या? एनिवर्सरी। मैरिज एनिवर्सरी का मतलब क्या होता है कि जिस डेट को मैरिज हुई थी, आज उसको एक साल हो गया, तो फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी बोला जाता है ना। तो एनिवर्सरी का मतलब होता है सालगिरह, कि एक साल कंप्लीट हो गया। फर्स्ट बोला जाता है पहला, दूसरा बोला जाएगा तो दूसरी साल, तीसरा बोला जाएगा तीसरी साल। तो इस तरीके से ईयरली रिटर्न, यानी जो हर साल में आता है, यानी एक साल के बाद फिर से आ जाता है। रिटर्न का मतलब वापस आ जाना, तो हर साल के बाद जो वापस आ जाता है, ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, यानी कोई भी ऐसा इवेंट जो हर साल वापस आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सालगिरह। ठीक है, सिंपली है। दैट विच हैपेंस वंस इन ए ईयर, दैट विच हैपेंस वंस इन ए ईयर, यानी जो एक साल में एक बार होता है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, आता है, जो आता है उसको क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी बोलते हैं। जो एक साल में के बाद दोबारा से आता है उसको क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी। लेकिन क्या है कि दैट विच हैपेंस वंस इन ए ईयर,
जो एक साल में एक बार घटित होता है, लैंग्वेज का थोड़ा खेल है बस, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाएगा सालाना। जो साल में आ रहा है उसको सालाना, और उसको क्या बोला जाएगा? एनुअल। ठीक है, बोला जाता है ना तेरी एनुअल इनकम कितनी है, तो वो एनुअल हो जाता है, यानी सालाना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है कि ए बुक और ए वर्क्स ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नोन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक या तो एक पुस्तक है या कोई एक ऐसा काम है जिसके ऑथर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, या तो कोई बुक होगी या कोई एक ऐसी काम है जिसके बारे में ऑथर के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किसके द्वारा उसको लिखा गया है, तो उसको क्या बोला जाएगा? वो क्या हो जाएगा? गुमनाम हो जाएगा। यानी जिसका कोई नाम ही नहीं है, जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं है, वो क्या हो जाएगा? गुमनाम हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको? एनोनिमस। ठीक है, एनोनिमस बोला जाता है इसको, यानी गुमनाम। ठीक है, जिसका कोई भी नाम नहीं है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। A medicine to cure the effect of poison. A medicine to cure the effect of poison. यानी कि मेडिसिन का मतलब होता है दवाई, एक ऐसी दवाई, क्योर का मतलब होता है इलाज, ऑफ द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी जो पॉइजन मतलब होता है जहर, जो जहर के इफेक्ट को, यानी जो जहर के प्रभाव को कम करती है, उस दवाई को क्या बोला जाता है? तो उसको बोलेंगे जहरनाशक। यानी जो जहर का नाश करती है उसको क्या बोलते हैं? जहरनाशक बोलेंगे। और इंग्लिश में बोला जाएगा उसको एंटीडोट। क्या बोला जाएगा उसको? एंटीडोट उसको बोला जाएगा। तो मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, उसको क्या बोलते हैं? एंटीडोट बोला जाता है। आगे देखिए क्या है, लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच। लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, यानी जिसको स्पीच सुनने की क्षमता वो खत्म हो जाती है। ठीक है, लॉस ऑफ एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, लॉस का मतलब खत्म होना, यानी कम हो जाना। तो क्या है कि एबिलिटी खत्म हो जाती है। अंडरस्टैंड स्पीच, यानी कोई भी भाषण दे रहा होता है उसको समझने की क्षमता, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है वाचाघात। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? अफेशिया। ठीक है, क्या बोला जाता है? अफेशिया जिसको बोला जाता है। और जिसकी पूरी मेमोरी उड़ जाती है, हमने पहले किया था, थोड़ी देर पहले किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एमनेशिया। कौन सा था आपका? इससे पहले वाला था, वो था एमनेशिया, यानी उसकी मेमोरी उड़ गई है, तो उसको बोलते हैं एमनेशिया। और जिसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है, तो उसको क्या बोलते हैं? अफेशिया। ठीक है, ये होता है। आगे चलते हैं, आज का इंग्लिश का फिर यहीं पे समाप्त हो जाएगा आपके वेकअप का, कि एनिमल्स विच लिव इन वाटर, यानी ऐसे पशु पक्षी जो पानी में रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है जलीय जीव, यानी एक्वेटिक। एक्वेटिक जिसको बोला जाता है, एक्वेटिक का मतलब होता है जल में रहने वाले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एनिमल्स विच लिव इन वाटर, यानी ऐसे पशु पक्षी जो पानी के अंदर रहते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? जलीय, यानी एक्वेटिक जिसको बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स। ठीक है, बात समझ गए? जो हमारे जो ह्यूमन, आपको सिंपली भाषा में बताऊं तो ह्यूमन अफेयर्स मानी मतलब मानव की बात हो रही है, स्टार्स मतलब तारों की बात हो रही है, इन्फ्लुएंस मतलब कि समझ रहे हो ना, कि जिसके बारे में बताया जाता है साइंस ऑफ, तो तारों के बारे में जो बताया जाता है हमारे हाथ को देखकर, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम ज्योतिष शास्त्र। और उनको क्या बोला जाता है? एस्ट्रोलॉजी। क्या बोला जाता है उसको? एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है। साइंस की बात हो रही है यहां पर, कि उस साइंस को क्या बोला जाता है? उसको क्या बोला जाएगा? एस्ट्रोलॉजी। और जो उसके बारे में बात करता है तो उसको क्या बोला जाएगा? एस्ट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, बस यही फर्क होता है। एस्ट्रोलॉजी समझ रहे हो ना, कि जो हमारे तारों की बात की जाती है, हमारे ग्रहों वगैरह की बात की जाती है। ठीक है, आदमी की बात कर रहा हूं मैं, तो उसको क्या बोला जाता है? एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है। सोलर सिस्टम की बात नहीं हो रही यहां पर। ठीक है, बोला जाता है ना कि तेरा तो शनि खराब है, तेरे ऊपर तो शनि भारी है, तो वो यहां पर बात हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारी मॉर्निंग वाली क्लास आशा करता हूं पसंद आई होगी। तो अब बात कर लेते हैं हम मॉर्निंग के टारगेट की। हमारे आज के टारगेट की बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, आपका टारगेट क्या क्या है? सबसे पहले टारगेट को कंप्लीट करना है। आपको क्या करना है? सबसे पहले टारगेट को कंप्लीट करना है। क्या टारगेट है आपका? कि 20 तो आपको वन वर्ड याद करने हैं।
ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो आपको याद करने हैं 20। इसके अलावा ये इंग्लिश का हो गया, तो धीरे धीरे करते रहेंगे, इडियम फ्रेजेस सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा, टेंशन मत लो। दूसरा क्या करना है आपको, 1 से लेकर 20 तक के पहाड़े याद करने हैं, टेबल याद करनी है। पहाड़े बहुत ज्यादा काम आने वाले, पहले ही बता रहा हूं आपको क्या करने, पहाड़े याद करने हैं। इंग्लिश का हो गया, मैथ का हो गया, रीजनिंग का आपका यहीं पे हो जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर का हमने कर लिया ही है। तो आज के लिए जो आपका होमवर्क है ये है, मॉर्निंग वाली क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो मैथ और रीजनिंग क्लास है उसके बारे में हम यहां पर बात नहीं कर रहे, वो तो उसी में बात करेंगे। लेकिन मॉर्निंग वाली क्लास के लिए आज जो आपका टारगेट होना चाहिए 20 तो आपको वन वर्ड याद करने हैं, क्योंकि स्टार्टिंग है, याद कर लोगे तो, और उसके बाद 20 तक पहाड़े याद करने हैं। आपको यहां पर एक चीज बताता हूं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट को लगे बोरिंग है ये चीज है कि एक बार याद किए हो जाएंगे। एक बार याद करने से किसी को याद नहीं होते, सिर्फ लगता है कि मुझे याद हो गए हैं। आप इनको कंटिन्यू बेसिस पर इनको रिपीट करते रहोगे, इनको देखते रहोगे, और बोला जाता है कि थोड़े सरसरी निगाहों से निकालते रहोगे, तब आपके दिमाग में जाके सेट होंगे और तब पेपर में आप सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो जो अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो ऐप का लिंक भी और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाओ, डाउनलोड करो और वहां से याद कर लो। और इनको दोबारा रिपीट कर लेना, इंग्लिश वालों को वीडियो को दोबारा देख लेना, या वैसे लिख लो तो लिख लेना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।